हमारा दायां हाथ दक्षिणांचल, बायां हाथ पूर्वांचल, मेरे पैरों में हिंद महासागर, मेरा सिर है हिमालय। मैं भारत हूँ, मैं भारत से हूँ। लेकिन भगत सिंह जी तो भगत सिंह जी थे। उन्होंने कहा मुझे अचारे मारने से ये मोमबत्ती क्या रोक सकती है। उन्होंने लगा दिया हाथ, पिस्टल में दो माउजर को खींचा, 2 बार ऊपर से 2 गोली निकल के गिरी उनके सामने। उन्होंने भी हाथ, अगर वो भी महात्मा गांधी जी की तरह हाथ जोड़ लेते तो कैसे काम चलता। तो वो पेपर गवाह इस चीज़ का कि विद्रोह के कारण ब्रिटिश हुकूमत को देश छोड़ना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, आज 15 अगस्त भी नहीं है और 26 जनवरी तो बिल्कुल भी नहीं। तो आज मैं वेलकम करना चाहता हूं अपने चैनल पर अमित आज़ाद तिवारी जी को। अमित आज़ाद, ये कुछ सुना सुना लग रहा है, नहीं? आज़ाद तो शायद आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है, लेकिन आज़ाद नाम से तो कोई फ्रीडम फाइटर भी था। कौन था? क्या याद है आपको? नहीं याद है, क्योंकि हम सब बहुत माहिर हैं चीज़ों को भूल जाने में। और हम सब में जब मैं बोलूँ ना तो मैं भी आता हूँ। तो आज बात करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी के फैमिली के एक मेंबर से क्या जर्नी रही, क्या कहानियां हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी की। तो मैं वेलकम करता हूं अमित आज़ाद तिवारी जी को। प्लीज़ वेलकम सर। नमस्कार, सादर वंदे मातरम आप सभी लोग। सर, आप प्रपौत्र हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी। जी के। इसका कहीं ना कहीं बहुत बर्डन होगा आपके ऊपर, ठीक है ना? इतना बड़ा नाम। और कैसा रहा है आपका अभी तक का जर्नी लाइफ की? देखिए, जर्नी तो बहुत अच्छी रही है, क्योंकि होता क्या है जब हम किसी काम को पैशन के रूप में लेते हैं, जैसे आपने कहा ना बर्डन है, बहुत जिम्मेदारी। नहीं ना, वो बर्डन नहीं है, हाँ। खुशी है हमारी, ओके। पैशन है हमारा। और जब दुनिया में हम कोई भी काम करें, वो हम जब पैशन के रूप में लेते हैं तो हमें वो जिम्मेदारी लगता ही नहीं, वो बहुत मज़े से वो काम होता है। तो ये हमारी जिम्मेदारी ना होकर हमारा कर्तव्य है। और इसमें बहुत मुझे खुशी होती है, क्योंकि जिस परिवार में हमने जन्म लिया, जहाँ पर हम जन्मे और जो नाम हमारे साथ जुड़ा है, हाँ। आदरणीय हुतात्मा चंद्रशेखर आज़ाद जी का, तो प्रत्येक भोर जब सुबह होती है तो प्रत्येक भोर में मैं लग जाता हूँ उसी काम पर कि हमें क्या करना है। जो हमारे शहीदों ने सपना देखा था इस भारत माँ को आत्मसात करने का, उसको जीने का, तो वही जीता हूँ। वही मेरी जर्नी रही है अभी तक, बचपन से लेकर अभी तक। हमारे परिवार से वो हम तक पहुँची, हमारे पिताजी के माध्यम से हम तक पहुँची। किस तरह से, सबसे अच्छा तो ये रहा कि जो मेरा बचपन है वो उन्हीं के साथ बीता जिन्होंने कभी चंद्रशेखर आज़ाद जी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान ठाकुर, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, इनके साथ में जिया था, इनके साथ में काकोरी कांड किया था। कई उस समय पर ऐसे एक्शन हुए थे अलग अलग, तो उनके साथ में वो थे। वो मैंने सुना है, मैंने कोई किताबें नहीं पढ़ी। सही तो बात। ये जर्नी ऐसी रही है कि शब्दों में बयान करना बड़ा मुश्किल है। वही मैंने कहा ना कि एक पैशन के रूप में करते हैं, अपने कर्तव्य के रूप में करते हैं। परिवार का होने के नाते तो करते ही हैं, लेकिन भारत के हर एक व्यक्ति को मैं ये भी बताने का प्रयास करता हूँ कि हमारा कर्तव्य है। वो, मैं परिवार से हूँ, वो परिवार से नहीं है, लेकिन इस देश के नागरिक हैं। मैं जिनके परिवार का हूँ वो किसी बड़े परिवार से नहीं थे, वो भी काम व्यक्ति थे। आज मैं, हो सकता है कि जैसे मैं चंद्रशेखर आज़ाद जी के परिवार से हूँ, ये नाम एक जुड़ गया, लेकिन उस समय तो वो बहुत एक आम हिंदुस्तानी थे। उन्होंने जिस तरह से अपना कर्तव्य समझा था, आज मैं मानता हूँ कि हमारे देश के जितने भी देशवासी हैं या यूथ है, युवा है, हाँ। वो भी अपना कर्तव्य समझे। अगर वो समझेगा तो वो आज का चंद्रशेखर आज़ाद है, आज का भगत सिंह है, आज का राम प्रसाद बिस्मिल है, आज का शहीद सुखदेव है। इस तरह से। सर, थोड़ा सा अपनी फैमिली के बारे में बताएं, कौन कौन है घर पे अभी? हाँ, फैमिली के बारे में क्या रही आपकी एजुकेशन, सबके बारे में थोड़ा प्लीज बताइए। देखिए, फैमिली में हमारे पिताजी हैं, हाँ। जो कि आदरणीय शिरोमणि चंद्रशेखर आज़ाद जी के भतीजे हैं। ओके। छोटा भाई है सुमित आज़ाद तिवारी। मिसेज है हमारी नेहा आज़ाद तिवारी। जो माता जी हमारी अभी 2021 में उनको एक बीमारी हो गई थी, उस कारण से दुनिया में नहीं है अभी वो। और हमारा जो, मैं बताऊं आपको, आज़ाद जी का जो परिवार है पूरा, वो अभी भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग लखनऊ में रहते हैं। अच्छा। हाँ, हमारे एक ताऊ हैं वो बरेली में रहते हैं, और जितने हमारे ताऊ हैं वो सब आज़ाद जी के भतीजे ही हैं। अच्छा। करीब हमारे ताऊ अगर हम जोड़ें 10 से 12 ताऊ हैं।
ओके। जो आज़ाद जी के भतीजे ही हैं। लेकिन सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है, अपने अपने परिवार हैं, जिसमें कि हमारे जो पिताजी हैं खास तौर से पंडित सुजीत आज़ाद तिवारी, हम्म, वो उनके भतीजे हैं, और उन्होंने इस विरासत को कैसे आया मैं वो भी बताता हूँ आपको। हाँ। उन्होंने इस विरासत को सहेजा। आपने एक्शन सुना होगा, काकोरी एक्शन। हम्म, हम काकोरी कांड तो नहीं बोलते, हाँ, क्योंकि काकोरी कांड तो अंग्रेजी हुकूमत के लिए था, बिल्कुल सही बात है। हमारे लिए तो वो गौरव का विषय था। एक्शन कहते हैं हम लोग। हाँ। तो उस एक्शन में एक क्रांतिकारी थे प्रेम कृष्ण खन्ना जी। ओके। तो प्रेम कृष्ण खन्ना जी ने हमारे पिताजी को 1984 में ये कमान सौंपी। वो कमान क्या थी? ये जो बिल्ला मेरे लगा ना, HRA, ओके। इसकी कमान। और ये कोई मामूली संगठन नहीं है। ये संगठन इसने ही काकोरी एक्शन, उसके पहले के कई ऐसे कांड, क्योंकि सचिंद्रनाथ सान्याल जी ने इसको बनाया था, मशहूर क्रांतिकारी थे उस समय के। अच्छा। आज़ादी की लड़ाई में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। इस संगठन को उन्होंने बनाया, और कई ऐसे रामकृष्ण खत्री से लेकर के सुखदेव, शहीद भगत सिंह, ये सब इसी संगठन में इन्वॉल्व हुए, इसमें जुड़े, जी। और तब ये बना HRA। और वही HRA उनके खन्ना जी ने सौंपा पिताजी को, और आज भी पिताजी और हम लोग, अभी वो, मैं और पिताजी, मैं इसका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और पिताजी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम्म, प्योर, पूरी पवित्रता के साथ जिस तरह से क्रांतिकारी देश के लिए काम करते थे, हम लोग उसी प्रकार से आज भी, क्योंकि पहले क्या था, ब्रिटिश हुकूमत हम्म, हमारे सामने खड़ी थी, मेरे सामने मतलब चंद्रशेखर आज़ाद जी के सामने, भगत सिंह जी के सामने। उनको पता था ये हमारे सामने दुश्मन है, इनको हमें हटाना है। कोई भी क्रांतिकारी किसी भी जाति, धर्म, मजहब के थे, उनसे मतलब नहीं था वो। लेकिन आज क्या है कि हमारे सामने कई ऐसी, हमें नहीं पता कौन देश को खराब कर रहा है, कई हमारे अपने हैं, वही दुश्मन है। ठीक है, तो मैं उस विषय पर बाद में आऊँगा। कहने का मतलब ये सारे ही इस संगठन में थे। मेरा जो जन्म खुद का है, मेरे पिताजी तो यहीं लखनऊ में जन्मे। हम्म, हमारे, मैं आपको थोड़ा सा आज़ाद जी के, एक बहुत सा कौतूहल होगा आप लोगों के विषय में, कि आज़ाद जी तक उन्होंने सुना, आज़ाद ओके। जी के पिता तक उन्होंने सुना, पंडित सीताराम तिवारी तक उन्होंने सुना। अच्छा। आज़ाद जी के बाबा जी का नाम क्या था? ये पूरा एक ब्राह्मणी परिवार था, अच्छा। पंडिताई करते थे सब। अच्छा। एक ब्राह्मण थे, पंडित टीकाराम तिवारी। अच्छा। उन टीकाराम तिवारी जी के यहाँ पर 2 पुत्र जन्मे, अच्छा। पंडित सीताराम तिवारी और पंडित राम भरोसे तिवारी। आप देखिएगा सबके नाम रामायण के नाम पर आज तक है। अच्छा। सिर्फ जो हमारे पिताजी लोग हुए, हाँ। वहां पर नाम चेंज हुए, मतलब बदले। अच्छा। तो हमारा राम भरोसे तिवारी, सीताराम तिवारी, फिर श्री सीताराम तिवारी जी आ गए उन्नाव के बदरका में। अच्छा। उन्नाव कानपुर के बगल हाँ में है। हाँ हाँ, बगल में ही है। लेकिन उन्नाव क्यों आ गए? उन्नाव हाँ। इसलिए आ गए क्योंकि दादी जगरानी देवी जी से उनका विवाह हुआ, अच्छा। तो वो उनकी, आज़ाद जी की ननिहाल बनी एक तरह से। अच्छा। उन्नाव बदरका, वहीं ओके। दादी जगरानी देवी जी का आज भी वहाँ बदरका में स्टैचू लगा है। फिर क्या हुआ, उन्नाव में एक अकाल पड़ गया। अच्छा। जब अकाल पड़ गया तो 1899 में पंडित सीताराम तिवारी जी चले गए मध्य प्रदेश के भावरा ग्राम में, अच्छा। जो आज आज़ाद जी का जन्म स्थान है। अच्छा। और इस बदरका से बदरका से सुखदेव जी का जन्म हो गया। सुखदेव जी को दादी जगरानी देवी अपनी गोद में लेके, ये सुखदेव वो नहीं है जो हाँ। भगत सिंह जी के साथ थे, ये आज़ाद जी के बड़े भाई थे। अच्छा। हाँ, ओके। तो उन सुखदेव को गोद में लेके 1899 में इस उत्तर प्रदेश को अलविदा कह दिया आज़ाद परिवार ने, और वहाँ चले गए। अच्छा। रह गए यहाँ पर राम भरोसे तिवारी। हाँ। वो सीधे भौती से चले आए, भौती कानपुर के पास में पड़ता है। अच्छा। वहाँ से सीधे चले गए मलिहाबाद के बख्तियार नगर ग्राम में। तो वहाँ से फिर हमारे जो दादा हैं महावीर प्रसाद तिवारी, अंजनी तिवारी, लक्ष्मण तिवारी, वो भी रामायण के नाम पे। अच्छा। तो उससे जो महावीर प्रसाद तिवारी, उससे हमारे पिताजी का जन्म, हाँ। फिर मैं अमित आज़ाद। तो हाँ। ऐसे ये पूरा वंश चला है। और आज़ाद जी का जन्म स्थान इसलिए, आज़ाद जी वहाँ जन्मे जा करके, ओके। मध्य प्रदेश के भावरा में, इसीलिए वो आज़ाद जी का ग्राम आज भी जन्म स्थान कहलाता है। अच्छा। फिर ऐसे ऐसे हुआ। फिर हमारी जो वर्तमान जो शिक्षा रही, हमारी शुरू की शिक्षा रही शाहजहानपुर उत्तर प्रदेश में। अच्छा। अब आप कहेंगे शाहजहानपुर क्यों, पिताजी तो यहाँ जन्मे थे। हाँ। काकोरी कांड के प्रेम कृष्ण खन्ना जी ने हमारे पिताजी को
लखनऊ बुला लिया हमारे दादा से रिक्वेस्ट करके, क्योंकि उनका कोई था नहीं, उनके परिवार में कोई नहीं था। पुष्पा सेठ की बगिया आज भी शाहजहांपुर में है। वो अभी वो राजपाल यादव जी ने खरीद ली है, कॉमेडियन जो है। अच्छा 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 अच्छा। मुझे पता नहीं था, जब मैं राजपाल जी से मिला तो बताया उन्होंने। जब मैंने जिक्र किया ऐसे कि आपको पता है वो किसने लिया है वो, हाँ। तो उन्होंने बताया वो मैंने ही खरीदा। हमने पुष्पा सेठ की बगिया आपने ली, तब मुझे पता चला। खैर, तो मेरी शुरू की पढ़ाई लिखाई फिर शाहजहांपुर में ही हुई, बाबा विश्वनाथ बाल विद्या मंदिर में। 5th क्लास तक, 5वीं तक पढ़ा। उसके बाद यहाँ लखनऊ में आदर्श भारतीय विद्यालय में पढ़ा। फिर पढ़ाई मेरी थोड़ी रुक गई बीच में। फिर बाद में मैंने मेरठ से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया, और उसके साथ ही करते करते ये HRA और उस राह पर हम चल पड़े जो पिताजी जिस पर चलते थे। और अपनी आजीविका करते हुए हम लोग लखनऊ में, हमारा इलेक्ट्रिकल का काम है, लखनऊ में सभी जानते हैं, ओके, क्योंकि हमें अपनी आजीविका के लिए भी कुछ देखना पड़ता है। सही बात है। ठीक है, तो आजीविका करते हैं। हमारे पिताजी की यहीं दुकान है आशुतोष नगर में इलेक्ट्रिक की, जहाँ रिपेयरिंग होते हैं इक्विपमेंट्स बिजली के। और उसके अलावा और मेरा भी जो काम है वायरिंग का है, जैसे बिल्डिंग्स में वायरिंग होती है इलेक्ट्रिसिटी की, वो। उसके अलावा जो हमारा प्रथम उद्देश्य है वो है जो हमारे देश के शहीदों का था, जो इस HRA का था। उसी को लेकर हम बढ़ते हैं, उसी को लेकर देश में आज भी लगभग, आप मान लीजिए मैं साल में निकालता हूँ तो 60 से 70 हज़ार किलोमीटर की यात्रा। महीने में करीब आप मान लीजिए 25 दिन में यात्रा पे ही रहता हूँ। तो यही हमारा, आपने पूछा एक छोटे शब्दों में मैंने बताया कि ये जो हमारी लाइफ है इस तरह से ही है पूरी। उसी उद्देश्य पर मैं निकला हूँ, इसको पैशन बना के, अपना जुनून बना के, जो हमारे देश ने, हमारे क्रांतिकारियों ने इस देश को सहेजने के लिए किया था। करीब 7,32,000 क्रांतिकारियों ने वो सपना साकार करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं, क्योंकि तब उनके सामने बड़ी एक जिम्मेदारी थी कि ब्रिटिश हुकूमत को भगाना। हमारे सामने बड़ी जिम्मेदारी है जो ब्रिटिश हुकूमत से जो बच गए काले अंग्रेज थे, उनमें से सच्चे देशभक्तों को निकालना। अगर वो देशभक्त हैं तो उनको बताना कि तुम्हारा एक कर्तव्य है, तुम्हें जगना पड़ेगा अपने देश के लिए। बीज डालना हमारा काम है। अगर वो ज़मीन उपजाऊ होगी तो उसमें देशभक्ति का पेड़ जरूर निकलेगा। इसमें हम लोग लगे रहते हैं। ये कुछ इस तरह से चल रही है जीवन यात्रा। सर, कुछ चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में बताएं, कुछ ऐसी कहानियां जो आपने सुनी, किताबों में नहीं पढ़ी, आपके बचपन में आपको बताई गई। एक मैं चंद्रशेखर आज़ाद जी का किस्सा है। उनके एक रिश्तेदार थे। अच्छा। जब चंद्रशेखर आज़ाद जी बहुत दिन हो गए अपने घर नहीं गए, मान लीजिए काकोरी से जब फरार हुए, वो काकोरी कांड हुआ, यहाँ से हम लोग जहाँ बैठे हैं यहाँ से हो सकता है, मेरे घर से 14 है, यहाँ से हो सकता है कि 18-19 किलोमीटर वो जगह हो, काकोरी जो है। हाँ। वहाँ से जब वो फरार हुए चंद्रशेखर आज़ाद, तो वो पहुँचे मास्टर रुद्र नारायण सिंह के यहाँ झांसी में। अच्छा। आज भी उनका घर है, उनका भी परिवार है, क्योंकि हम लोग क्या जितने परिवार हैं उनसे अटैच हैं आज भी। ओके। जो जीनियन परिवार है। ओके। ठीक है, तो उनका घर आज भी वैसा ही है। मास्टर साहब के यहाँ आज़ाद जी जो फरार होके चले गए, वहाँ रुके थे। तो हुआ ये कि जो हम चित्र देखते हैं आज चंद्रशेखर आज़ाद जी के, जो चित्र मुश्त ताव दे रहे हैं, वो चित्र आया मास्टर साहब के घर पे, क्योंकि मास्टर साहब उस समय कैमरामैन थे, झांसी का मूर्तिकार थे बहुत बड़े। ओके। उनके घर में आज भी वो हॉल है जैसा आपका यहाँ हॉल है, तो उस हॉल में ही कभी भगत सिंह जी, कभी सुखदेव जी, वो सब बैठ के चर्चा किया करते थे। मास्टर साहब बड़े थे, उनको शरण देते थे वो कि अंग्रेजों से बचने के लिए यहाँ रुक सकते हो। तो काकोरी से सीधे वहीं पहुँचे और मास्टर साहब के यहाँ पर उन्होंने कैमरा निकाला। उन्होंने कहा कि आप, वो नहा कर निकले बाथरूम से। बाथरूम भी आज भी है उस घर में। अच्छा। वो नहा कर निकले और मास्टर साहब ने कहा आज़ाद तुम्हारा चित्र लेना है। तो उन्होंने कहा मास्टर साहब ये मत करो, ये जो मेरा आज़ाद का संकल्प है तोड़वा देगा। अच्छा। उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि वो बड़ा भाई मानते थे। उनकी जो मिसेस थी वो उनको भाभी बोलते थे, चंद्रशेखर आज़ाद जी। तो उन्होंने कहा भाभी माँ आप इनको मना करो। तो उन्होंने कहा नहीं ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, तुम्हारा एक चित्र तो होना चाहिए। तो कई बार कहा तो वो मान गए। फिर उन्होंने कहा नहीं है, तो खींचने लगे। उन्होंने कहा ऐसे नहीं, आज़ाद चित्र खिंचवाएगा तो ऐसे करके। तो उन्होंने ऐसे ये वाला हाथ था और मुझ पर ताव दिया, ले लिया उन्होंने। अब लेने के बाद क्या हुआ, वो चले गए वहाँ से।
फिर गए नहीं। उसके बाद फिर उन्होंने कहा एक हमारे परिवार के साथ आप लो। हाँ। परिवार के साथ भी लिया उनका। आपने देखा होगा अक्सर उस चित्र को लोग ये कह देते हैं कि आज़ाद जी का परिवार। अच्छा। चित्र मैं आपको दूंगा अभी, ओके। लेकिन वो उनका परिवार नहीं है। वो है मास्टर साहब की मिसेज और हाँ। उसमें आगे खड़ी उनकी 2 बेटियां, एक बच्चा भी आगे खड़ा है उस फोटो में। अच्छा। हाँ, वो उनका परिवार है। ओके। उसके बाद आज़ाद जी वहाँ से चले गए। उन्होंने क्या किया, भाई आज़ाद तो आज़ाद है। हाँ। उन्होंने बुलाया उनको, हाँ। भगवान दास माहौर को और सदाशिवराव मलकापुरकर जी को। वो उस समय के बड़े क्रांतिकारी और आज़ाद जी के सहयोगी थे दोनों लोग। हाँ। उनसे कहा कि सदाशिव जी, आप और माहौर जी दोनों आप चले जाइए मास्टर साहब के घर पे। वहाँ मेरे को चित्र ले लिए गए, उनको जाके आप ख़त्म कर दो। ओके। ठीक है। तो दोनों गए और जाने के बाद भाई आदेश का पालन तो होना ही, तक गए भाई। आज़ाद जी का आदेश मतलब पत्थर की लकीर, उस पर इफ़ नो बट, क्यों परंतु चूंकि कुछ भी नहीं। क्योंकि एक तरह से वो चंद्रशेखर आज़ाद जी सभी क्रांतिकारियों के आप ये कह सकते हैं, चूँकि देखिए क्रांतिकारी हमारे लिए सभी पूज्य हैं, लेकिन जैसा अन्य क्रांतिकारी उनको कहते थे कई गुरु जी, कई पंडित जी, है ना, ऐसा। हाँ। तो उन्होंने कहा भाई बलराज का हुक्म है, बलराज उनका नाम था संगठन में, ताकि लोग जान ना पाए। उनका हुक्म है कि आप फोटो को तोड़ दें। मास्टर साहब ने कहा ये कैसे हो जाएगा, मैंने कुछ सोच समझ के लिया है, कैसे कह रहे हो तुम ये बात। हाँ। उन्होंने कहा नहीं मास्टर, उनका हुक्म है और आपको करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, उनके हुक्म का पालन होगा। उनको जाकर बोल दो हमने, प्लेटें होती थी तब, निगेटिव नहीं, उन्होंने कह दो हमने तोड़ दिया। उनको कह देना हम तोड़ आए प्लेटें वहाँ जाकर। और उन्होंने कहा पर कैसे, मुझे दिखाओ तो तोड़ते हुए। तो मास्टर साहब ने अपने घर में ही एक दीवार उठवाई, दीवार के बगल में एक दीवार उठवा दी, उसके पीछे वो जो निगेटिव थे, प्लेट्स थी, उनको चुनवा दिया, ताकि उनके परिवार को भी ना पता चले, किसी को ना पता चले। और उनका कथन भी सत्य हो जाए कि फ़ोटो किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए। वो पालन भी हो गया, उन्होंने फ़ोटो भी सेव कर दी। तो वो जो फ़ोटो उन्होंने सेव करी थी दीवार के पीछे, वो बाद में निकली, तब हमारे पास है। तो उन फोटो का जो रहस्य था वो मैंने आपको बताया। अरे बाप रे बाप। ये थे चंद्रशेखर आज़ाद जी, और वो उस समय के जिन इस उसूल होते थे इन लोगों के जैसे, हाँ। तो ये वो क्रांतिकारी थे इस तरह के। उनके रिश्तेदार एक बार मिले चंद्रशेखर आज़ाद जी से, हाँ। कहने लगे कि तुमको पता है, तुम देशभक्त, ठीक है देश के लिए तो जीना मरना चाहिए, लेकिन तुमको पता है दादी जगरानी देवी, मतलब मैं तो दादी बोल रहा हूँ, उन्होंने कहा माता जी रास्ता देख रही, धागा बांधा हुआ, तुमको घर नहीं जाना एक बार भी, कम से कम माँ से बड़ा तो कुछ नहीं होता। तब चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कहा था कि माँ से बड़ा कुछ होता है, और वो होता है भारत माँ, ये देश मेरी माँ है। उन्होंने पिस्टल थी उनके पास, पिस्टल में 2 माउज़र को खींचा, 2 बार ऊपर से 2 गोली निकल के गिरी उनके सामने। कहने लगे अगर उनको ज़्यादा दिक्कत है तो 2 गोलियां हैं मेरे लिए, वो उनके माँ बाप के लिए, ये पर्याप्त है। ये चंद्रशेखर आज़ाद जी थे। ये क्या हौसला था कि जो माँ हमको जन्म दे उसके लिए हम ऐसा भी सोच जाएं, इस भारत माँ के लिए। तो आप समझ लीजिए कितनी ज़रूरी थी इस भारत की अस्मिता हमारे क्रांतिकारियों के लिए, कितना आवश्यक था इस देश को बचाना, कि उन्हें अपने माँ बाप भी नहीं प्रिय थे इस देश के खातिर। यही वो कहानियां हैं, यही वो पीड़ाएं हैं उन क्रांतिकारियों की, जिनको याद करके इस भारत की माटी पर, इस देश पर मर मिटने का मन करता है आज भी। ये थे चंद्रशेखर आज़ाद जी। आप भगत सिंह एचआरए में जब आए थे, शहीद भगत सिंह जी, ऐसे नहीं लेते थे किसी को संगठन में। उन्होंने मोमबत्ती पर पूरी परीक्षा ली, मैं भी तो देखूं, लेकिन भगत सिंह जी तो भगत सिंह जी थे। उन्होंने कहा मुझे एचआरए मारने से ये मोमबत्ती क्या रोक सकती है। उन्होंने लगा दिया हाथ कि देखें तुम्हारी सहनशीलता क्या है आज़ाद जी ने, और भगत सिंह जी ने लगा दिया हाथ, और जलने, हथेली जलना शुरू हो गए, तब आज़ाद जी ने हाथ घसीटा उनका, यानी ठीक है आप एचआरए में दल में शामिल हो गए आज से। ये थे भगत सिंह जी। सर आपने कभी नहीं सोचा कि आज़ाद जी ने हमारे देश को आज़ादी दिलाई, हाँ, आप कभी पॉलिटिक्स में आए हाँ, और चीज़ों को सुधारने के लिए, जैसे हाँ, बोलते नहीं है कि गंदगी में उतरना पड़ता है तभी हाथ भी मैले होते हैं और चीज़ें सुधरती भी हैं। आप जिस राह में चल रहे हैं, या उसकी राह ज़्यादा आसान हो सकती है अगर आप पॉलिटिक्स में आकर
इस चीज़ को बताएं। देखिए, होता क्या है कि कीचड़ में ही कमल खिलता है। हाँ। ठीक है, आप मेरी बात को कहीं और मत ले जाइएगा। कीचड़ में ही कमल खिलता है। बिल्कुल सही बात है। जितने बड़े बड़े क्रांतिकारी हुए, आज वो बहुत बड़े हैं, क्रांतिकारी है ना, कोई बड़े घरों से नहीं आया था। ये मेरी, आप उसी बात का जवाब मैं दे रहा हूँ, हाँ। कहीं और से शुरू कर रहा हूँ। हाँ। वो किसी बड़े घर से नहीं थे। ठीक है, आज भी जो शहीद परिवार हैं वो किसी बड़े घर से नहीं, अपना छोटा छोटा सब करके अपना जीवन यापन करते हैं, देश के लिए लगे हैं। मैं भी लगा हूँ, बहुत छोटे स्तर से। मुझे ये नहीं पता कि कहाँ से मुझे ऊर्जा मिलेगी या कहाँ से मैं अगली मेरी यात्रा होगी, मुझे नहीं पता। कैसे उसका प्रबंध होगा कि राजस्थान के कोटा में एक सभा है, कैसे मैं जाऊंगा, मुझे नहीं पता। लेकिन ये भारत माँ जब हम देश के लिए कुछ करते हैं ना, तो ये सब कुछ हमें करके देती है, जैसे हमारे क्रांतिकारियों को दिया था। ठीक है, आपने कहा राजनीति में क्यों नहीं आए, मैं बताता हूँ। उद्देश्य क्या है राजनीति में आने का? उद्देश्य ये है, जैसा कि आपने कहा, और भी लोग कहते हैं, उद्देश्य हमारा ये होता है ना कि हम राजनीति में आकर कुछ बदल देंगे, चेंज कर देंगे देश को, या कई पावर हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है, तो होता क्या है कि सिर्फ देशभक्ति से ही इस देश की सेवा हो सकती है। तो शायद हमारे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जी भी, या सही सुखदेव, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान ठाकुर, रोशन सिंह, ये भी राजनीति में जाने, उस समय भी क्या, उस समय राजनीति नहीं थी, तब भी थी, तब भी कांग्रेस पार्टी होती थी या कई ऐसे संगठन, वो भी उसमें जाते, वो भी राजनीति करते। उन्होंने ये एक सेट किया पैरामीटर, उन्होंने एक मिसाल दी, एक उदाहरण बनाया कि देखो बिना राजनीति में जाए भी देश सेवा हो सकती है। तो मेरा वही संकल्प है कि बिना राजनीति में आए हुए मेरा प्रयास है कि मैं देश की सेवा कर पाऊँ। और ये संकल्प इसीलिए मैंने लिया कि प्योरिटी के साथ, एक पवित्रता के साथ, क्योंकि जो चंद्रशेखर आज़ाद जी का नाम है बहुत पवित्र है, और मैं उस पर कोई दाग लगते नहीं देखना चाहता हूँ। संकल्प क्यों लिया है? इसी देश के लिए संकल्प लिया है कि मैं राजनीति में नहीं आऊँगा। लेकिन एक बात मैं और भी आपके इंटरव्यू में बताना चाहता हूँ, जो मेरा संकल्प है वो इस देश के लिए ही लिया मैंने। और मुझे जिस दिन लगेगा कि मैं अपनी विफल हो रहा है मेरा संकल्प, तो मेरा संकल्प मेरे देश से बड़ा नहीं है, उस दिन ये संकल्प भी टूट जाएगा। हाँ, अभी मेरा संकल्प प्योरिटी के साथ चल रहा है। ठीक है, तो कोई इसको ऐसा भी ना ले कि कभी ऐसी ज़रूरत पड़ी तो आएंगे ही नहीं राजनीति में, ऐसा नहीं, पर ऐसा सोच कर नहीं चल रहे हैं। ऐसा आज तक कोई काम नहीं किया कि हम राजनीति में जाने के लिए किसी नेता के पास, फूल माला से मैं बहुत दूर रहता हूँ। मुझे एक तरह से आप कह सकते हैं एक चिढ़ होती है ना, फूल माला से कोई डालता है, वो मुझे, मैं कहता हूँ मेरे शहीदों पर चढ़ाओ, या जो हमारे श्री राम भगवान है उन पर चढ़ाओ, मेरे ऊपर माला मत डालो। ये शहीद है हमारे माला डालने के लिए, उन्होंने सब कुछ दिया अपना। तो इस वजह से राजनीति में नहीं जा रहे हैं, और देश आज चल रहा है। तो ये भी कहना, मतलब मेरी निगाह से, हो सकता है मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान ना हो, मेरी निगाह से कई ऐसे बड़े बड़े संगठन जो नॉन पॉलिटिकल हैं, कई ऐसे बड़े बड़े एनजीओ लगभग देश को सरकार के बराबर मिल करके चला रहे हैं। मैंने ऐसी जगह देखी हैं जहाँ पर कई ऐसे ऐसे निराश्रित रह रहे हैं, हजारों लोग वहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन वो भी पॉलिटिकल नहीं। कोई अंधा चला जाए, कोई बहरा चला जाए, कोई असहाय व्यक्ति चला जाए, कोई बूढ़ा चला जाए, वो सबको संभाल रहे हैं वो एनजीओ। तो उन एनजीओज़ को, उन निजी व्यक्तियों को, या आप जैसे पत्रकार हैं, आप मेरी न्यूज़ क्यों ले रहे हैं? आपको क्या ज़रूरत है? आप इसलिए ले रहे हैं कि ये पता चले लोगों को कि चंद्रशेखर आज़ाद भी थे, उनका परिवार भी है, या मेरे माध्यम से कुछ अच्छी बातें पता चले, ये भी एक देश सेवा है। आप पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन आप ये भी देश सेवा कर रहे हैं। तो मैं उन सभी देशभक्तों को जो नॉन पॉलिटिकल हैं और वो पैरेलल देश को चला रहे हैं एक तरह से, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर। एक क्वेश्चन और कि आप, मुझे अभी ऐसा लगता है, क्या आप भी ऐसा फील करते हैं कि फ्रीडम फाइटर की जो फैमिली थी, जो है आज की डेट में,
उसको जो गवर्नमेंट की तरफ से, मैं एड गलत टर्म लगा रहा हूँ लेकिन बच्चे क्योंकि मेरी ऑडियंस है ज़्यादा, तो जो एड मिलनी चाहिए या उनको कुछ डिफरेंट तरह से कुछ पेश करना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि ये आम लोग नहीं थे, ये इस नस्ल को बिलोंग करते हैं, इस फैमिली को बिलोंग करते हैं, ये उन श्रेणी के लोग हैं। तो ऐसा कुछ सरकार कर रही है या पिछली सरकारों ने कुछ किया है, या इस पर क्या होना चाहिए, ये आप बताइए। देखिए, निजी तौर पर तो हमको किसी ऐसी गवर्नमेंट ने, किसी सरकार ने नहीं दिया एड या कोई सरकारी मदद, किसी प्रकार की ऐसी सुविधा कि हम अपनी जो हमारा पैशन, हमारी उसको हम आसानी से कर सकें। ठीक है, जो मोटी बात है वो स्पष्ट रूप से आपके चैनल पर मैं बता रहा हूँ, और ना हमने मांग करी। दूसरी बात, हमने कभी नहीं मांगा, किसी सरकार से नहीं मांगा, चाहे किसी कोई हमारे यहाँ मुख्यमंत्री रहे हो, यहाँ तक कि हमारे यहाँ योगी आदित्यनाथ जी बराबर बुलाते हैं, हम लोग जाते हैं, पूरे परिवार के साथ जाते हैं, पर ना हमने कुछ मांगा ना उन्होंने कुछ दिया है तो सिर्फ जो बुलाया है वो एक सम्मान दिया कि हाँ भाई। पहले क्या होता था मैं बताता हूँ आपको, पहले की जो गवर्नमेंट थी, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि मैं किसी सत्ता पक्ष के विषय की प्रशंसा कर रहा हूँ, लेकिन जो है वो है, क्योंकि मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, इसीलिए शायद इसीलिए मैं बोलने में हिचकता भी नहीं। बिल्कुल कि फला ये कहना रही तो उनकी कांग्रेस की बात कर रहे हैं, उनकी बात बीजेपी की बात कर रहे हैं। मैं नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति हूँ और ये बोलना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी हमारे देश के जो है, वो आज़ाद जी की कुटिया है भावरा मध्य प्रदेश में, वहाँ पर गए। कोई उसके पहले गया नहीं गया। आज काकोरी एक्शन जहाँ पर हुआ था, इसी लखनऊ उत्तर प्रदेश में, हर बार हर साल कोई मुख्यमंत्री जाता था, कभी कदार गया वो बात अलग है, नहीं जाता था आप कहेंगे, लेकिन अभी हमारे योगी आदित्यनाथ जी वहाँ जाते हैं, हर बार जाते हैं, पूरा कैबिनेट लेकर जाते हैं। जिस दिन काकोरी एक्शन 9 अगस्त 1925 को, ठीक है, 11 अगस्त को, यही 11 अगस्त को महामहिम राष्ट्रपति जी को पता चला कि मैं पूरे देश में 11,000 मतलब साल में इतनी यात्रा करता हूँ, उन्होंने बुलाया, सम्मान दिया। हम तो यही चाहते हैं बस कि कम से कम जब हम राष्ट्रपति भवन में पैर रखते हैं तो मैं ये नहीं सोचता हूँ वहाँ पर अमित आज़ाद जा रहा है, मेरे पिताजी सुजीत आज़ाद जा रहे हैं। हम सोचते हैं यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जी आज पहुँचे हैं। यहाँ की गवर्नमेंट ने चंद्रशेखर आज़ाद जी को राष्ट्रपति भवन में बुला करके सम्मानित किया है। हमने महामहिम जी से कही भी ये बात। महामहिम जी के जो वर्ड थे वो तो एक सीक्रेट मीटिंग थी, मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा। उन्होंने यही कहा, जो मेरा ये क्रांतिकारियों वाला झोला है, ये वाला, उन्होंने इस झोले को देखते हुए कहा कि जो सादगी है यही हमारे देश का प्रतिनिधित्व करती है आज भी। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो सेवा आप कर रहे हो, इस सेवा से बड़ा कोई धर्म होता ही नहीं। दुनिया में कोई कुछ भी कर ले, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, लेकिन अगर वो सेवा कर रहा है तो उससे बड़ा कोई धर्म नहीं। ये उनके वर्ड थे। तो ये जो सम्मान है, ये हमें जो भी सरकारें दे रही, हमारे लिए वो सर्वोपरि है। मुझे नहीं दे रही। अगर वो काकोरी स्मारक पे कोई सरकार जाती है, कोई सीएम जाते हैं, तो निश्चित रूप से वो मेरे लिए गौरव का विषय होता है। या हमें कोई सरकार बुलाए, या प्रधानमंत्री जी ने भी हमें 2014 में सम्मानित किया, भगत सिंह के पौत्र को सम्मानित किया शहीदी दिवस पर, बाबा रामदेव जी हैं, उन्होंने सम्मानित किया। ऐसे तो बहुत लंबी लिस्ट है, बट मैं ये बता रहा हूँ कि जैसा आपने कहा कि सरकार ने क्या दिया, तो ना उन्होंने दिया ना हमने मांगा, लेकिन पहले जो कभी नहीं मिला था, कम से कम वो सम्मान तो मिला, उन शहीदों को तो मिला। वो कुटिया पर तो गए आज़ाद जी की, वो हुसैनी वाला तो गए जहाँ शहीद भगत सिंह जी की आज भी वो बनी हुई है समाधि। तो क्या ये सम्मान बहुत पहले नहीं मिलना चाहिए था? वो कभी नहीं मिला। तो अगर मिला है तो ये मिला है। बाकी हम लोग जो भी कर रहे हैं वो अपने, जो हमारा संगठन है, जो हमारे साथ देशभक्त हैं, जो जुड़े हुए हैं,
उनके माध्यम से हम वो सारे काम कर रहे हैं इस देश को जगाने के जो करने चाहिए। सर जो आप ट्रेवल करते हैं, जाते हैं, हाँ। उसमें जाहिर सी बात है काफ़ी खर्चा होता है, ठीक है ना? अब आजीविका के लिए आप जो कर रहे हैं वो पर्सनल है, लेकिन ये जो आप देश के लिए कर रहे हैं, जो ये आपका एनजीओ है, एचआरए फाउंडेशन जो है, उसमें योगदान कैसे कर सकते हैं? अगर जो यूथ देख रहे हैं, उनके पेरेंट्स देख रहे होंगे, और अभी तक कैसे लोग करते हैं? क्या लोग अब आज़ादी के बाद इस एचआरए फाउंडेशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं? और अगर करेंगे तो इससे और हम क्या कर सकते हैं, और अमित आज़ाद जी क्या कर सकते हैं हमारे देश के लिए? देखिए, अभी जो लक्ष्य आज़ाद हमारा चल रहा है, अच्छा, हाँ। लक्ष्य आज़ाद, बहुत लोग पूछते हैं लक्ष्य आज़ाद क्या है। हाँ। तो लक्ष्य आज़ाद अब तक की सबसे बड़ी वो प्रतिमा है चंद्रशेखर आज़ाद जी की, हाँ। जो बहुत पहले बननी चाहिए थी। बहुत पहले क्यों नहीं बनी? क्योंकि हमने कई बार सरकारों से कहा, जो पहले गवर्नमेंट थी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, उनसे हमने कहा कि एक प्रतिमा बननी चाहिए चंद्रशेखर आज़ाद जी की, जो कि बहुत बड़ी हो। ठीक है। कई लोगों ने मुझे कहा नहीं अस्पताल बनाओ या और कुछ बनाओ, लेकिन मैंने कहा नहीं, हम तो प्रतिमा ही बनाएंगे। आपको जो भी ऑब्जेक्शन है आप कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रतिमा बनाऊंगा ही। तो वो प्रतिमा 151 फीट की है। अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड यूँ है क्योंकि उतनी बड़ी प्रतिमा पूरे देश में कहीं भी नहीं है अभी। आज़ाद जी की, आज़ाद जी ऐसे तो पटेल साहब की है बड़ी। हाँ। ठीक है। और उसको बनाने वाले राम सुतार जी, जिन्होंने पटेल की प्रतिमा बनाई, पद्म भूषण पद्मश्री दोनों हैं वो, वही उस प्रतिमा को, मतलब डिज़ाइन तो हमने किया है, बनाने का काम उनका है। और एक वर्ष पूर्व, जो ये जुलाई, इसके पहले वाला जुलाई, इसमें शिलान्यास हुआ था। और लखनऊ की महापौर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, उस वाले देशभक्तों के साथ हमने शिलान्यास किया था। जो ज़मीन है वो हमें सरकार ने लगाने के लिए दी है। ऐसा नहीं मुझे दे दी, पर यह है कि यहाँ लगा सकते हो आप, और मुझे भी वही काम करना, लगा के प्रतिमा देश को दे देनी है। प्रतिमा लगनी ऐसी जगह चाहिए कि सार्वजनिक हो, सब देखें उसको आसानी से। ठीक है। ब्रॉन्ज की प्रतिमा है, अष्ट धातु भी उसमें कॉपर रहेगा और कई धातु मिलकर बनेगी। लगभग जो हमारा खर्च उसमें आ रहा, संग्रहालय सहित करीब 60 करोड़ रुपए का उसका खर्च है कुल मिला के, जो उनके द्वारा दिया हुआ है। ठीक है ना। एचआरए हिस्टोरिकल रिसर्च एसोसिएशन, उस प्रतिमा के लिए अलग हमने एक ट्रस्ट बनाया, क्योंकि पूरी ट्रांसपेरेंसी, पूरी पवित्रता के साथ, ताकि हमारा काम हो। उसका जो भी क्यूआर है, उसका पेज भी लक्ष्य आज़ाद के नाम से बना है, आपके दर्शक उस पर जाकर देख सकते हैं उसको। बाकी मैं उसका जो क्यूआर वगैरह वो आपको भी दे दूँगा, आप अपने चैनल पे चला सकते हैं, वहाँ पर जाकर उसमें वो डोनेट कर सकते हैं। 1 रुपये से लेकर कम से कम 1 रुपया। हमारी यात्रा पूरे देश में इस समय चल रही है लक्ष्य आज़ाद की। हम यात्रा घर घर जा रहे हैं और सबसे कह रहे हैं कि 1 रुपया आप उस प्रतिमा में दें, ज़रूर बनाने के लिए। सही बात। क्योंकि प्रतिमा जिनकी है वो पूरे देश के हैं, न कि किसी धर्म के, न किसी समुदाय के। आज़ाद हर किसी के लिए आज़ाद है, क्योंकि उन्होंने पूरे देश के लिए अपनी अंतिम आहुति दी थी। ये मुहिम है। और जो एचआरए है वो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, जो हमारे देश के शहीदों ने बनाई थी, वही हम लोग अभी भी चला रहे हैं। और इसमें हमारे लगभग हर स्टेट में, अगर हम साउथ इंडिया को छोड़ दें, दक्षिण भारत को छोड़ दें, तो इधर हमारे महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, आपका उत्तर प्रदेश हो गया, जितने भी उत्तराखंड इधर के स्टेट हैं, इसमें एचआरए एक्टिवेट है, हिंदी भाषी पूरे क्षेत्रों में लगभग। और अपना वही काम एचआरए कर रही है जो हमारे देश के क्रांतिकारी करते थे। हमारी विरासत जो है उसको सहेजने का प्रयास, हमारी संस्कृति है उसको सहेजने का प्रयास। जो हमारे यूथ नशे में बर्बाद हो रहे हैं, पंजाब में किस तरह से चल रहा है आप देख सकते हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं हम लोग। ये काम एचआरए आज भी कर रहा है, नॉन पॉलिटिकल रूप से। सर, ये 21st सेंचुरी है, आज की डेट में आज़ादी का क्या मायने है? बहुत सारे बच्चों ने अभी आज़ादी टर्म एक गलत तरह से लोग लेते हैं ना, हमें इस चीज़ से आज़ादी चाहिए, हमें सनातन से आज़ादी चाहिए, मनुवाद से आज़ादी चाहिए, और जो भी स्लोगन्स लगे हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो उसके बारे में कुछ बताइए। और वो इंसिडेंट भी ज़रूर बताइए जो आप जेएनयू गए थे, तो क्या हुआ था? देखिए जगदीश भाई,
जगदीश नाम है? हाँ हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। होता क्या है, जब हम ये बात करते हैं ना कि हमें आज़ादी चाहिए, हाँ जब हम छोटे होते हैं अपने घर में, बहुत क्या है, मैं सीधी सीधी बात करता हूँ, हाँ जब हम छोटे से होते हैं अपने घर में, तो कभी कभी हमें अपने माँ बाप जो हमें डांटते हैं कि ये मत करो मत, तो हम सोचते हैं हम बड़े हो जाएं जल्दी, हम कहना कुछ छोड़ दें अब। हाँ लेकिन जब धीरे धीरे बड़े होते हैं, सभी ऑब्जर्व किया होगा सब लोगों ने, उनको ये बात पता होगी, जब हम बड़े होते हैं तब लगता है नहीं नहीं वो डांट सही थी, वो सही जगह पर डांटते थे हमको, ये हमें नहीं करना चाहिए था। कई बार ऐसे क्षण आते हैं जीवन में। हम्म, तो कछुआ होता है जिस प्रकार से, वो अगर अपना खोल उतार दे वैसे ही आ जाए, उसके लिए जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उस खोल को कुछ लोग एक आज़ादी की तरह मानते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए। तो जिस चीज़ से वो आज़ाद होना चाहते हैं ना, वो कछुए का वो खोल है, उसके बिना कछुआ संभव नहीं उसका रह पाना। तो आपको पता है आज आज़ादी तो मांगी जा रही है, एक आज़ादी हमने मांगी थी, एज इट चंद्रशेखर आज़ाद में बात कर रहा हूँ, एक आज़ादी हमने मांगी थी क्योंकि हमारे जुल्म होते थे हमारे देश पर, हमारी भारत माँ पीड़ा को सहती थी, एक प्रत्येक व्यक्ति को प्रताड़ित किया जाता था कि यहाँ पर डॉग और इंडियन यहाँ पर नहीं आ सकते, यहाँ पर सिर्फ ब्रिटिश हुकूमत के लोग ही बैठ सकते हैं, ये होता था हमारे देश में। ठीक है, तो उससे आज़ादी तो ठीक थी, उसके लिए हम मर मिटे। लेकिन आज जो आज़ादी मांगी जा रही है वो आज़ादी नहीं है, वो एक तरह से पुनः गुलामी है। अगर हम अपने संस्कारों से आज़ाद होने की बात करें, अपनी विरासत से आज़ाद होने की बात करें, हम उस विरासत से आज़ाद होने की बात करते हैं जो कि 1,96,08,53,132 वर्ष पुरानी हमारी संस्कृति है। आप गूगल पे जाकर देख लीजिएगा, जितने युवा मेरी बात को सुन रहे हैं, गूगल पर इतनी पुरानी संस्कृति कहीं नहीं मिलेगी आपको जितनी हमारे देश की है। वो कहते हैं हाँ ये रूढ़िवादी परंपराओं से हम आज़ाद होना चाहते हैं, यही बात है ना। हाँ पर ये रूढ़िवादी परंपराएं कितनी पुरानी हैं। आज हमारे वेद, हमारे शास्त्र सूर्य की गणना कर देते हैं, चंद्र की गणना कर देते हैं कितनी दूर है, नासा तो बाद में जाके पता करता है। हनुमान चालीसा में लिखा है समुद्र कितनी दूर है हमारे यहाँ से, हम नापने जाएंगे तब पता चलेगा। तो ये हमारी जो संस्कृति है ना, ये हमारी रक्षा करती है, इससे आज़ाद होकर हम कहाँ जाएंगे। और जो आज़ादी मांगते हैं उनको मुंह तोड़ जवाब भी देते हैं, क्योंकि हमें पता है ना सही क्या है। तुम उस आज़ादी को कह रहे हो कि आज़ादी हमको चाहिए, किस चीज़ से चाहिए। जिस आज़ादी के लिए मैं आज बैठा हूँ, जिस नाम से आपने मुझे बुलाया आज़ाद जी के वंश के रूप में, इसी आज़ादी के लिए उमर मिटे, जिससे आपको, जिस आज़ादी से अब आज़ादी आपको चाहिए, है ना। जेएनयू में हम गए, जब हमें पता चला कि वहाँ भी कोई आज़ादी मांग रहा है, हम गए, भगत सिंह के पौत्र दोनों लोग गए, हमारे पिताजी थे, हम तिरंगा लेके अंदर गए। हमने कहा हमें कुछ नहीं करना, हमें तिरंगा फहराना है सिर्फ यहाँ। और वो आज़ादी मांगने वाले अंदर ही थे। हमने कहा उनमें हिम्मत होगी तो वो आएंगे, और हमें जो करना हो तो हम करना है। जेएनयू में सुबह 4 बजे हमने तिरंगा फहराया जाकर के। और आप मानेंगे नहीं, जो लोग कहते हैं ना कि जेएनयू में सिर्फ लेफ्ट है, लेफ्टिस्ट हैं, वामपंथी हैं, उसी जेएनयू के अंदर कम से कम 400 से 500 लोग नीचे खड़े होकर भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। हमें तो पता भी नहीं, हम तो तिरंगा, जब हमने नीचे देखा तो इतने सारे लोग, मीडिया खड़ी, हम नीचे गए, हम सबने उन लोगों से कहा भी कि आप लोगों के हो रहते कैसे यहाँ नारे लग जाते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। उन्होंने कहा हम आपके साथ हैं, हम सब आपके साथ हैं। लेकिन उनकी संख्या यहाँ पर ज़्यादा है, हम भी हैं यहाँ पर, और हम चाहते हैं कि आप जैसे लोग आए यहाँ तिरंगा पर लेके, आप जैसा कोई हमें मिले जिसके पीछे हम नारा लगा सकें, बुलंद कर सकें, हाँ हम भी हैं। हमारी आवाज़ तो दब जाती है यहाँ पर। तो उन लोगों को कौन समर्थन देगा, बड़ी बात ही है। उनको ही समर्थन देने हम वहाँ पर गए थे, और लोगों को देना चाहिए। जब हम निकलेंगे ना, हमें क्या है, निकलना चाहिए। बेसिकली क्या होता है, हमें आज का जो यूथ है, मैं एक बात बताऊँ आपको, उसको जब वो कोई राह चुनता है कि हमें फलां ये काम करना है, ठीक है, तीसरे दिन वो भटक जाता है वहाँ से। बस हमें वो भटकना नहीं है,
क्योंकि जो हम उसको भारत माँ कर लें या वो जो शक्ति है, जो जिस शक्ति के रूप में काम करता हूँ, ये एक आम आदमी की हैसियत से मैं बता रहा हूँ, अगर वो व्यक्ति ये सोच ले मुझे ये करना है, तो वो नहीं सोचता। अगर वो सच्चे मन से सोचता है, एक श्री कृष्ण भगवान ने एक श्लोक है गीता में बोला है कि अनन्यान निश्चिंतयन्तो माय जना पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्। अर्थात जब भी कोई शुभ काम करते हैं या हम कुछ शुभ सोचते हैं और वो देश के हितार्थ है, लोगों के हितार्थ है, सच्चे मन से तुमने सोचा है, तब तुम उस काम को नहीं करते, उसको मैं वहन करता हूँ, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई यूथ हो, युवा हो, वो इसको एक गांठ बांध ले, जब भी कुछ सोचे तो उससे भ्रमित मत हो, बस राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। बच्चन साहब ने कही ना कविता, ऐसा श्री कृष्ण भगवान पहले से कह रहे हैं। हम भ्रमित ना हो, क्योंकि वो शक्ति भी हमारे साथ साथ सच्चे मन से हम सोचते हैं ना, शक्ति सोचती है हमें करना क्या है। लेकिन होता क्या है, हम तीसरे दिन कुछ सानो शौकत देखी किसी की, नहीं अब ये बिजनेस नहीं ये करेंगे, या अब ये राह नहीं पॉलिटिशियन करेंगे, अब देशभक्ति नहीं ठीक है अब ये करेंगे, तो उस शक्ति को हम भ्रमित कर देते हैं। वो भी कहती है करना क्या चाहता है आखिर, तो हमें उसको नहीं भ्रमित करना, हम जो सोचें उस पर अड़ अंगद की तरह पांव जमा कर खड़े हो जाएं, ये होना चाहिए। सर अभी रिसेंटली एक इवेंट हो रहा है, या इवेंट ही बोलूँगा मैं अपनी भाषा में उसको, इंडिया से भारत बनने की। ठीक है ना, पहले रिपब्लिक ऑफ इंडिया था, अभी रिपब्लिक ऑफ भारत हो रहा है। बहुत लोगों इसका ऑब्जेक्शन भी है। आपके हिसाब से क्या व्यूज़ हैं आपके इस पे? देखिए मेरे व्यूज़ ये हैं, मैंने अभी आज जो मेरी सोशल आईडी है उस पर अपना 7 वर्ष पूर्व का एक वीडियो डाला है। 7 years? 7 वर्ष पूर्व का। उसमें मैं जो कह रहा हूँ बेटा, वो मैं यहाँ फिर से बोल रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि जो सही है वो सही है, वो आगे भी रहेगा, आज भी शाश्वत सत्य युगों युगों सत्य रहता है ना, कोई उस पर कितना भी लीपापोती कर ले। हमने 7 वर्ष पहले वीडियो बनाया था, और आज आपने कहा तो मैं अभी के हिसाब से ही बताता हूँ। मैंने यही कहा था कि हम भारतीय हैं। जब देश गुलाम हुआ उसके पहले हम क्या थे? मैं किसी से भी कहूँगा, आपसे भी कहूँगा, तो आप कहोगे उसके पहले भी हम भारतीय थे, बिल्कुल। उसके पहले चले जाएंगे हम, आर्यावर्त था हमारा, उसके पहले जम्बूद्वीप था, है ना, जम्बूद्वीप पे आर्यावर्त थे। हाँ। ठीक है, इंडियन कहाँ से हो गया? हम ठीक है भारत बना रहे हैं, बदल रहे हैं, पर हम इंडियन थे कब? हमको बदलना क्यों पड़ रहा है? तो हुआ ये कि आई एम प्राउड टू बी इंडियन। ये प्राउड कहाँ से आ गया? ये तो हमको वो देकर गए थे, ब्रिटिश हुकूमत देकर गई थी, है ना। इंडिया का फुल फॉर्म आप पढ़ लीजिएगा। हम तो भारतीय थे, हम गर्व से कहें मैं भारतीय हूँ, आई एम प्राउड टू भारत बोलना चाहिए, इंडियन में बोलना ही नहीं चाहिए। वो हमें पकड़ा गए और हम उसको, उस बांसुरी को बजाते रहे आज तक। ठीक है ना। अब वो अभी किस वजह से चेंज हो रहा है, हो सकता है कोई राजनीतिक विषय हो, लेकिन जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। अब कुछ लोग परेशान हैं क्योंकि उन्हें इसमें राजनीति नजर आ रही है। ठीक है, लेकिन जो काम सही है वो सही है, वो कहीं से भी गलत नहीं है, क्योंकि हम भारतीय थे, भारतीय हैं और भारत हैं। क्योंकि हमारे क्रांतिकारी भी उस भारत माँ के लिए लड़े थे। हम अभी इंडियन माँ कहते हैं क्या? इंडिया माँ कहते हैं क्या? नहीं कहते ना, भारत माँ कहते थे, भारत माँ की जय कहते थे और कहते रहेंगे। इसलिए इंडिया से कल होने वाला भारत आज हो जाए, वो बहुत अच्छी बात है मेरे हिसाब से। सर सनातनी होना क्या है? आज की डेट में बहुत पॉलिटिशियंस सनातन के अगेंस्ट हैं। हमने सुना है आज की डेट में ना कि मलेरिया, मॉस्किटो और डेंगू जैसे हैं। उस पर क्या बताना चाहते हैं? देखिए, सत्य सनातन एक पुरातन पद्धति है। ठीक है ना। वही आपने कहा ना कि हम आज़ादी मांगने लगे, मैंने कछुए के खोल वाली उदाहरण दी थी ना अभी। हाँ। वो यहाँ पर लागू होती है। सनातन एक वे ऑफ लाइफ है। ठीक है ना। सनातन जीवन जीने का एक तरीका, एक पद्धति है। और कहते हैं ना, सत्य सनातन की जय हो, मंदिर में जयकारे लगते जी। तो सनातन, जैसे हम कहते हैं ना सत्य बोलो, तो जो सत्य है वही सनातन है। और सत्य अजर अमर है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। सत्य अजर अमर है, क्योंकि सूर्य और चंद्र और सत्य, 3 बात, सूर्य, चंद्र और सत्य कभी छुपता नहीं।
चंद्र है तो कभी ना कभी आसमान में नजर आ ही जाएगा आपको, सूर्य भी नजर आ ही जाएगा, रोज ही नजर आता है। तो सनातन जो है वो सत्य है और पुरातन है। सत्य सनातन की उम्र क्या है किसी को नहीं पता होगी, अगर मैं उस चीज पर आऊं तो। तथ्यों की बात करूं, औरों की उम्र पता है सबको। और धर्मों की, अगर धर्म की हम बात करें, मैं तो उसको वे ऑफ लाइफ मानता हूँ। मैं धर्म की बात नहीं करता, मैं नहीं कहता धर्म कहते हैं, मैं कहता हूँ वे ऑफ लाइफ है हमारी में, उसमें प्राण है हमारा, सनातन वो है। लेकिन कुछ राजनीतिक लोग, मैं कहता हूँ ना कि आपने कहा कि राजनीति में क्यों नहीं, यही सारी वजह है जो राजनीति में नहीं, कि हमें उन चीज़ों को भी गलत कहना पड़ता है। और आप ये बात मान लीजिए, जो इसको गलत कह रहे हैं, आपने कहा सनातन को क्या क्या कह रहा है, मैं तो अपने मुँह से नहीं कहूँगा, वो भी इस सत्य को जानते हैं, लेकिन उन्हें अपने वोट, अपनी राजनीति इतनी प्रिय है कि अपनी भारत माँ को भी गाली देने से वो चूकते नहीं वो लोग। ये बहुत बड़ी विडंबना है। मतलब मैं अगर इंटरव्यू को मैं किनारे भी कर दूं तो बहुत आम आपसे बात कर रहा हूँ। बहुत बड़ी विडंबना है कि राजनीति में आने के बाद अपनी भारत माँ को भी गाली देने से व्यक्ति नहीं चूकता। और बड़ी बात यह है कि उन लोगों को पता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसे लोगों से मिल चुका हूँ, निजी तौर पे कुछ बात करते हैं और राजनीति के मंच पे चढ़ के कुछ बात करते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। सनातन हमारी पद्धति है और इससे पुराना कुछ भी नहीं है। इसलिए अगर ये कोई कहे कि सनातन को उल्टा सीधा बोले, तो यहाँ से वो फेल व्यक्ति है या तो अपनी राजनीति कर रहा है। ठीक है, तो सनातन के विरुद्ध हम कुछ सुन ही नहीं सकते। सर कई बार अगर लोग बोलते हैं ना कि चंद्रशेखर आजाद तिवारी जी उनका पूरा नाम है, ठीक है ना, बच्चों को नहीं पता है इसके बारे में, उसके बारे में बताइए कि वो जो टाइटल आजाद उन्होंने लगाया, और कई बार उनके ऊपर प्रतिक्रियाएं भी हुई कि जनेऊधारी हैं वो, तो कई मीडिया हाउसेस ने उसको अगेंस्ट भी लिया। क्या था वो पूरा इंसिडेंट सर? देखिए, मैं आपको पहले तो ये बताऊं कि जो चंद्रशेखर आज़ाद जी थे, बहुत सारे लोग को ये पता चलता रहे वो तिवारी भी थे। जैसे मेरा नाम सुनते हैं कि अमित तिवारी भी, कई जगह मेरे जैसे आधार कार्ड है तो उसमें क्या अमित आज़ाद नहीं, उसमें अमित तिवारी है। ठीक है, तो मैं बड़े गर्व के साथ आज़ाद लगाता हूँ। कुछ लोग मैंने ऐसे देखे, वो कहते हैं नहीं नहीं हम तो वो जैसे आगे कुछ लगाते हैं, भारत लगाते हैं, कुछ लगाते हैं। उन्होंने कोई दूसरी वजह बताई कि हम तो इसलिए लगाते हैं। हमने कहा पर ऐसा होना नहीं चाहिए, तुम इसलिए मत लगाओ। ठीक है, मैं गर्व से लगाता हूँ, मैं अमित तिवारी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आज़ाद लगाता हूँ क्योंकि मुझे गर्व है जिस परिवार से हूँ मैं। आज़ाद जी तिवारी, क्योंकि मैंने बताया अभी पूरी जीवनी आपको बताया, ब्राह्मणों का परिवार था, सब पंडित थे। और पंडित वाले पंडित नहीं, पूजा करने वाले। 13 गांव के पंडित टीकाराम तिवारी, पंडित राम भरोसे तिवारी, मलियाबाद में, बख्तियार नगर में 16 गांव के ब्राह्मण होते थे वो। ठीक है, तो कानकुब्ज के चत्तों के तिवारी, 20 बिस्वा के, मतलब उच्च कोटि के ब्राह्मण थे। ठीक है, बनारस में एक केस होता है। बनारस में आज़ाद जी को पकड़ के लोग लाए कि ये इसने पत्थर मार दिया सिपाही को। जज ने कहा 20 बेंत लगाओ इसके, पूरा नंगा कर दिया उनको। नंगा करके ऐसे पकड़ ले दो सिपाही ने, इसके 20 बेंत लगाओ। उसके पहले फिर बुलाया जज ने कि इधर आओ। बनारस में वो जगह है, अदालत में आज भी वो जगह है। अच्छा, हाँ, बनारस में वो जगह आज भी है, अगर बनारस वाले जाना चाहें देख सकते हैं। उन्होंने कहा 20 बेंत लगाओ इसके। उसके पहले क्या, एक बार इसको पहले इधर लाओ, कहाँ रहते हो? तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मध्य प्रदेश या ये वो, उन्होंने कहा मैं जेल खाने में रहता हूँ। उन्होंने कहा अच्छा, पिताजी का क्या नाम है? क्या स्वतंत्र? उन्होंने कहा अच्छा, माता जी क्या नाम? का आज़ादी। कहने लगा तुम्हारा क्या नाम है? तब उन्होंने कहा मेरा नाम आज़ाद है। पहली बार यहीं पर उन्होंने आज़ाद बोला था। उन्होंने कहा अच्छा तुम आज़ाद हो, लगाओ इसके बेंत जरा 20। और बेंत पढ़ने जब चालू हुए तो इतने बेंत पढ़े कि वो बेसुध हो गए आज़ाद जी। तो जो पब्लिक थी, जो कि बच्चे के साथ ऐसा और भीड़ लग गई वहाँ पे, वो सब उसको उठा लिया। उन सब लोगों ने आज़ाद जी को अपने कंधों पर, और कहने लगे ये बच्चा सच में आज़ाद है। और तब से जो आज़ाद नाम पड़ा वो आज भी आपके इस इंटरव्यू में चंद्रशेखर आज़ाद जी।
ये थे चंद्रशेखर आज़ाद का आज़ाद बनने का किस्सा। बाकी उनके जो क्रांतिकारी थे वो तो एक उनका छद्म नाम था बलराज। वो संगठन एचआरए में बलराज, मतलब सबके अलग अलग नाम थे। किसी शहीद का कुछ था, किसी क्रांतिकारी का कुछ था। वो आज़ाद जी का बलराज नाम था, या पंडित जी या गुरु जी। उनको मतलब उनके संगठन में भी कोई ऐसा नहीं था कि उनको चंद्रशेखर बोल दे। हाँ सिर्फ पंडित जी, गुरु जी हाँ। या बलराज, इस नाम से फेमस थे वो। सर आज ये सितंबर 2023 चल रहा है, ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आज़ादी के इतने सालों बाद भी आपको सबसे ज़्यादा हर्ट करती है कहीं ना कहीं? अच्छा, देखिए मुझे भी हर्ट करती है। मुझे लगता है एक जो सच्चा व्यक्ति होगा, जो अपने देश से प्यार करता है, जो अपनी इस माटी को चूमता है एक तरह से, है ना। मुझे एक चीज़ से अगर हर्ट करने वाली बात कहें तो लोगों के एक बहुत सरल भाषा में ड्रामा जिसे कहते हैं, एक्टिंग जिसे कहते हैं, उससे फिल्म में एक्टिंग होती है वो सही होती है, मनोरंजन होता है वहाँ पे, पिक्चर बनती है। थिएटर में एक्टिंग होती है, अच्छी बात है, लोग ताली बजाते हैं, मनोरंजन के लिए जाते हैं। लेकिन जहाँ पर एक्टिंग नहीं होती है, जहाँ पर ड्रामा नहीं होता है, वहाँ पर लोग जब ड्रामा करते हैं तो मुझे तो लगता है इनसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। ये वही लोग हैं जो मैं एक बात कहता हूँ ना कि ब्रिटिश गवर्नमेंट तब हमारे सामने थी, तब तो हमें पता था ब्रिटिश गवर्नमेंट है, इनको भगाना है, इनको मारना है। लेकिन आज हमारे सामने अलग अलग तरह से हमारे अपने ही लोग पर्दा डाल के देशद्रोहियों के रूप में बैठे हैं, उनको पहचानना बड़ा मुश्किल है। तो ये वही ड्रामे वाले लोग। आप कहेंगे ड्रामा क्या? जी। ड्रामा ये है कि आप जैसे चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम से हाँ। आप एक बहुत बड़ा स्कूल चला रहे हैं, जी। लेकिन जब मैं मिलने जाता हूँ आपसे, आपको पता है, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अमित आज़ाद के लिए आप खड़े हो या अमित आज़ाद को कहो अरे अरे आप बैठिए, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि मैं चंद्रशेखर आज़ाद जी के वंशज के रूप में उनका परिवार से आपके पास आ रहा हूँ। तो वो उनको बताया जाता है, अच्छा अच्छा ठीक है। उनको ये भी मैंने कहा कि हम एक प्रतिमा बना रहे हैं, या ऐसे कई वाक्य हुए, कुछ बात उनको कही, ठीक है हम बताएंगे, अभी तो एक हम प्रतिमा की मुहिम लेकर चल रहे हैं, या हमने कुछ ऐसा कार्य बताया जो देश हित में, ठीक है हम बताएंगे, देखेंगे। उसके पहले वही आदमी अपने वीडियोस में बड़ी देशभक्ति की बातें कर रहा है। वो वीडियो देख के मैं उसके पास गया कि अरे ये सही व्यक्ति हैं, इनके पास जाना चाहिए। तो आप किसको मूर्ख बना रहे हैं? किसी ने कहा पॉलिटिक्स बहुत गंदी चीज़ है। गंदी नहीं है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या कहा था? अटल बिहारी वाजपेयी जी को हम क्या मानते हैं? एक शुद्ध पॉलिटिशियन, आइडियल। जिन पर कोई आक्षेप नहीं है। मैं उनकी समाधि पे जाता हूँ, और ऐसा नहीं कि उनकी कोई श्रद्धांजलि दिवस हो तब जाऊं। मैं जब मेरा मन करता मैं तब जानता हूँ। बीजेपी के हेडक्वार्टर में पहली बार मैंने कदम पता है कब रखा था? जब पंडित श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारी दुनिया में नहीं रहे थे, उनके दर्शन करने के लिए। वरना कभी मैं बीजेपी के हेडक्वार्टर में नहीं गया या किसी पार्टी के कार्यालय में नहीं गया। लेकिन व्यक्ति पूजनीय है हमारे लिए, व्यक्ति की जो पूजा करते हैं ना वो बड़ी है। तो वाजपेयी जी एक शुद्ध मतलब राजनीतिक थे, और उन पर कोई आक्षेप नहीं है। ये भी राजनीति है, उन्होंने सेट किया कि देखो राजनीति ऐसे भी होती है, ठीक है ना। ड्रामा नहीं था, लेकिन राजनीति में कुछ लोग ड्रामा कर रहे हैं, कुछ लोग एक्टिंग कर रहे हैं। आपसे अभी मिले, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आम आदमी की तो आप छोड़ दो कि अमित जी आप कल आइएगा और हम इस मामले को सही कर देंगे। कहीं एक चौराहे पर मूर्ति लगनी थी किसी प्रदेश में, तो वो देशभक्त था, मुझे पेपर दे गया था कि अमित जी अगर आप उनको बोल दो तो ये काम हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, वो तो जानते हैं, बोल देंगे, देशभक्त हैं भाई वो भी। हम कहा ठीक है आप कल आओ, हो जाएगा। कल गए, वो हैं नहीं। परसों फ़ोन किया कि वो हम फिर बाद में करेंगे। ठीक है, पेपर दिया है, उसके बाद कई बार हो गया वो काम नहीं हुआ। ऐसे कई, ये तो उदाहरण मैं बता रहा हूँ। तो ये जो एक्टिंग है ना नेताओं की, ये राजनीति को गंदा कर रही है। हमें ड्रामे को, हमें एक्टिंग को, राजनीति हो या प्राइवेट निजी व्यक्ति हो, हर जगह ये जो ड्रामा हो रहा है
इससे मुझे बड़ी नफरत है। ये नहीं होना चाहिए। कोई नशेड़ी अगर कहे कि मैं भाई शराब पीता हूँ, वो बुरा नहीं, वो शराब पीता, हमें पता है शराब पीता, हम उससे दूर रहेंगे। लेकिन कोई कहे मैं तो कभी हाथ नहीं लगाया, मैं दुनिया को छुड़वाऊंगा अभी शराब, और वो रात में बैठता हूँ, बहुत व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ, वो रात में लेकर बैठता हूँ और मुझे पता चल जाए, तो ये कितना बड़ा ड्रामा है। आपको मैं बड़ी बात बताऊंगा, एक कार्यक्रम में मैं गया था जी। कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम क्या था आप सुनेंगे तो आपको लगेगा, कार्यक्रम था नशे को हटाओ इस दुनिया से। ठीक है, मैं गया कार्यक्रम में। कार्यक्रम में मैंने बताया कि हमें नशा नहीं करना है ज़िंदगी में, हम या तो मरेंगे तब आँख बंद होगी, या तो बेहोश होंगे तब आँख बंद होगी। नशा करके बेहोश हमारे वंशजों ने हमें नहीं सिखाया, ना पूर्वजों ने सिखाया। बहुत सारी बात हुई, ताली क्लैपिंग हुई, सब हुई। जब कार्यक्रम ख़त्म हो गया, आप विश्वास नहीं मान सकते, उस कार्यक्रम का आयोजक मुझे कह रहा है कि अमित जी क्या लेंगे आप। मैंने कहा मतलब वही जो मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ, समझ गया ना। अरे तो हमने क्या ड्रामा क्यों कर रहे थे आप फिर, उसके मुंह पर मैंने कहा ये नहीं होना चाहिए कम से कम, है ना। हम जो करें सात्विकता से करें, ड्रामा नहीं। ड्रामा करना तो फिल्म में चले जाएं, एक्टिंग में चले जाएं, वहाँ करें, वहाँ तालियां भी मिलेंगी, लोगों का मनोरंजन भी होगा। ये मनोरंजन की लाइन नहीं है, ये देशभक्ति की लाइन है। सर कुछ लोगों के ऊपर आपकी राय चाहते हैं, आप राय भी नहीं, मतलब आप क्या समझते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है। पहला जी मैं पूछ रहा हूँ, वीर सावरकर जी के ऊपर आपके व्यूज़, उनके बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं। सावरकर जी, देखिए सावरकर माने त्याग, सावरकर माने बलिदान, ऐसा अटल जी ने भी कहा है, सुना होगा आपने। जी बिल्कुल सुना है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा। और मैं कहीं किसी की कभी जिंदगी में, इसलिए क्योंकि मुझसे लोगों की आशाएं हैं, मुझसे बहुत सारे युवाओं की, बहुत सारे देशभक्तों की ये आशाएं कि ये कुछ करेगा कम से कम, और उस पर मैं खरा उतरना चाहता हूँ। इसलिए मैं किसी की कही हुई सुनी हुई बात पर विश्वास नहीं करता हूँ। कई ऐसे कार्यक्रमों में सावरकर जी के जो परिवार है हमारे साथ गए, उनके परिवार से जो बातें मैंने सुनी वो, और समाज में मैंने जो अलग अलग, क्या होता है जब हम देश भर में घूमते हैं ना, एक होती है बुक्स पढ़ना, एक होता है देश भर में जाना उस जगह पर। आप सेलुलर जेल जाइए कभी, आपको पता चलेगा सावरकर क्या होता है। कुछ लोग ये कहते हैं ना कि मैं सावरकर नहीं हूँ, मैं सावरकर नहीं हूँ। मैंने उनको कहा आप सावरकर हो भी नहीं सकते। सावरकर होने के लिए एक दिन में 15 किलो तेल कोल्हू में जाकर के पीसना पड़ता है, तब वो सरसों का तेल निकलता है, तब जाकर आपको 2 रोटी शाम को मिलती है। वो होते हैं सावरकर। कोल्हू क्यों चलाया? क्योंकि हिंदुत्व को बचाने का प्रयास किया था, इस देश को बचाने का प्रयास किया था। चोरी नहीं की थी सावरकर जी ने, डकैती नहीं की थी। ये हैं सावरकर जी। खाने में सेलुलर जेल में कीड़े की दाल मिलती थी, कीड़ा निकालना है दाल फेंक दो, या तो खाना खा लो, जीवित रहना है तो। ये थे सावरकर। हमारे देश के हिंदुत्व को बचाने में जिनका खास योगदान रहा है, जिन्होंने उस अग्नि को प्रखर किया है। ठीक है, देखिए कोई अगर कहे देश क्या है, मुझसे पूछे, तो हो सकता है किसी के लिए देश, कोई कहे कि भाई फला देश को मैं बिल्डिंग को देश मानता हूँ, या फला स्टेट को मैं देश मानता हूँ। देश हमारा सनातन जो है वो हमारा देश है, हिंदुत्व हमारा देश है, हमारे जो क्रांतिकारी वो हमारा देश है। आप मेरे सामने बैठे हैं, देश के लिए कुछ कर रहे हैं, वो हमारा देश है, नॉट ए देशद्रोही। ये सब मिलके देश बनता है ना। हमारा दायां हाथ दक्षिणांचल, बायां हाथ पूर्वांचल, मेरे पैरों में हिंद महासागर, मेरा सिर है हिमालय, मैं भारत हूँ, मैं भारत से हूँ, मैं आज ही वो सब कुछ करूँगा जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है। ये थे सावरकर जी। तो सावरकर माने त्याग, सावरकर माने बलिदान, सावरकर माने तेज, हिंदुत्व की ज्वाला को प्रखर करने में। और कई हमारे जो देश के क्रांतिकारी थे उनको भी सहयोग उन्होंने किया था। किसी एक संगठन से, किसी एक पार्टी से उनको जोड़ देना गलत है। मैं व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, सिर्फ सावरकर जी की। तो ये मेरी निगाह में यही थे सावरकर जी। सर कहा जाता है कि आज़ादी
सिर्फ अहिंसा से मिली। हम्म, हम्म। तो मैं गांधी जी के ऊपर आपकी राय जानना चाहता हूँ। 15 अगस्त 1947 के दूसरे दिन एक पेपर अखबार छपा था बड़ा सा, 16 अगस्त को देश आज़ाद होने के बाद, ठीक है ना। उसमें क्या लिखा था कि विद्रोह को नहीं झेल पाई ब्रिटिश हुकूमत, विद्रोह को नहीं झेल पाई ब्रिटिश हुकूमत, क्रांतिकारियों का सपना हुआ साकार। ठीक है, कौन क्रांतिकारी था, किसने विद्रोह किया था? आप सबसे जो सुन रहे हैं उनसे पूछता हूं, आपसे पूछता हूं। और अहिंसावादी कौन था, ये भी आपको पता है, क्योंकि मैं जिस परिवार से हूं उसकी बात करता हूं, एक आम नागरिक की हैसियत से बात करता हूं। पेपर मेरे पास अभी भी रखा हुआ है। सुभाष चंद्र बोस ने विद्रोह किया था। देश तो तभी आजाद हो जाता 1943 में ही। चंद्रशेखर आजाद ने, क्रांतिकारियों ने विद्रोह किया था। उन्होंने ये नहीं कहा था कि, उन्होंने भी हाँ, अगर वो भी महात्मा गांधी जी की तरह हाथ जोड़ लेते तो कैसे काम चलता। तो वो पेपर गवाह इस चीज का कि विद्रोह के कारण ब्रिटिश हुकूमत को देश छोड़ना पड़ा। महात्मा गांधी जी अपनी जगह सही थे, क्रांतिकारी अपनी जगह, लेकिन वहां पर मुझे ठेस लगती जो व्यक्ति ये कहता है कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी आजादी हमें बिना खड़ग बिना ढाल। क्या कभी कोई गोली नहीं चली? क्या चंद्रशेखर आजाद जी को घेरा नहीं गया? क्या उन्होंने अपनी गोली नहीं मारी? अगर यही होता तो भगत सिंह ने क्यों बम फेंके थे अदालत में, हमारी संसद में जाकर के? तो मेरी निगाह में उनकी जो अहिंसा है और जो हमारे क्रांतिकारियों का विद्रोह है वो अपनी जगह सही है। उनकी अहिंसा में हर बार जो भी उन्होंने किया, जब उन्हें उनसे जो काकोरी कांड हुआ हमारे देश में, काकोरी एक्शन जिसकी मैं बात कर रहा था अभी, तो काकोरी कांड होने के समय जब महात्मा गांधी जी से अंग्रेजों ने कहा कि ये उचित नहीं है, आप तो अहिंसावादी हैं, कैसे हो गया, तो महात्मा गांधी जी ने कहा देखिए हम अहिंसावादी और जो भी ये कर रहा है उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। तो यहीं से क्रांतिकारियों की राह अलग हुई थी, महात्मा गांधी जी की राह अलग हुई थी। तो ये है, देखिए हमारे महाराणा प्रताप जी, मैं बहुत ज़्यादा महात्मा गांधी जी के बारे में नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन दूसरी तरफ मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि यही अहिंसा अगर हमारे महाराणा प्रताप जी ने दिखाई होती, यही अहिंसा अगर छत्रपति शिवाजी जो पूना में गरजे थे और मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने अगर यही अहिंसा दिखाई होती, यही अहिंसा अगर झांसी की रानी ने दिखाई होती या चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह ने दिखाई होती, तो शायद देश आज़ाद होना मुश्किल था। ठीक है, देश, ब्रिटिश हुकूमत तो इधर आई, उसके पहले मुगलों से शिवाजी लड़े, वो भी तो देश की अस्मिता बचा रहे थे। महाराणा प्रताप लड़े, वो भी तो देश की अस्मिता जगा रहे थे। कभी नहीं झुके ये लोग, इन्होंने किसी के हाथ नहीं जोड़े। इन्होंने कहा हमारे देश पर आप आंख उठाओगे, या मेवाड़ पे शिवाजी ने कहा, या शिवाजी ने महाराणा प्रताप ने, उन्होंने कहा हम तो एक ही बार में काटते हैं घोड़े समेत, और काटा भी था। एक धड़ उधर जाकर गिरता था, एक धड़ उधर। वही पद्मावती थी राजस्थान की, जिन्होंने जौहर किया, लेकिन वो उनके हाथ नहीं आई मुगलों के, अलाउद्दीन खिलजी के। तो देखिए अहिंसा हो सकता है कहीं पर फिट बैठती हो, मेरे हिसाब से नहीं फिट बैठती। जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में आपकी राय? जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में ये राय है कि जब देश आज़ाद हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको सत्ता सौंप के चली गई, ठीक है। उसके बाद कई ऐसे इंसिडेंट हुए जिसमें आपने देखा होगा कि उनको स्कूलों में एक बाल दिवस मनाया जाने लगा, जिसमें चाचा नेहरू कहते थे। तो चाचा नेहरू के नाम पे बाल दिवस मनाए गए। क्या और हमारे देश में कोई नहीं था वो बाल दिवस मनाने के लिए, जिसने अपने प्राणों का भी उत्सर्ग कर दिया हो, जिसने अपने घर बार को भी लुटा दिया हो इस भारत माँ के लिए? क्या उसका नहीं मनाना चाहिए था? चंद्रशेखर आजाद जी की मुखबरी किसने करी थी? चंद्रशेखर आजाद आखिरी बार किससे मिलने गए थे? लॉर्ड बाबर ने अपने बयान में भी बात कही थी कि मुझे ये फोन आया
और मैं उस पार्क में गया, तब मेरी चंद्रशेखर आज़ाद जी से मुठभेड़ हुई। उनको पक्का फ़ोन आया था। एक एचआरए, जो एचआरए संगठन है, एक इसके क्रांतिकारी थे और एक मुखबरी आनंद भवन से थी। चंद्रशेखर आज़ाद ऐसे ही शहीद हुए वहाँ पर। तो एक तरफ वो प्रधानमंत्री जो अपने प्लेन में कुत्ते को भी घुमाते थे, ठीक, दूसरी तरफ लाल बहादुर शास्त्री जी, दूसरी तरफ वर्तमान के हमारे प्रधानमंत्री। तो उनकी तुलना में मेरी जो नज़र में है वो यही है कि एक ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी जगह शायद सरदार पटेल जी प्रधानमंत्री होते तो देश की दशा कुछ और होती। इतना ही कहना चाहूँगा। 2024 में इलेक्शन आ रहे हैं सर, आप किसकी सरकार चाहते हैं? मैं सरकार, मैंने कहा ना, मैं व्यक्ति की बात करता हूँ। मैं उस व्यक्ति की सरकार चाहता हूँ जिसने प्रधानमंत्री बनते ही चंद्रशेखर आज़ाद के परिवार को, भगत सिंह जी के परिवार को 7 रेस कोर्स पे बुला करके मिला। दिया कुछ नहीं, सिर्फ मिला कि आप लोग कैसे हैं। उसके पहले कोई क्रांतिकारी नहीं बुलाया गया था पीएम हाउस में। 2014 में रामलीला मैदान में उन्हीं प्रधानमंत्री जी ने सम्मानित किया चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, अशोक और सुखदेव के परिवार को। इनको सम्मानित किया। मैं ऐसे प्रधानमंत्री को देखना चाहता हूँ जो आज़ाद जी की कुटिया पे जाता है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये चंद्रशेखर आज़ाद जी की कुटिया पर गए। इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क के सामने इनका काफिला गुजर रहा था। इन्होंने कहा रोको, प्रोटोकॉल तोड़कर प्रयागराज में प्रतिमा पर गए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गए। प्रदेश के मुखिया तो जाते ही रहते हैं, हमारे योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ जी लगभग साल में एक बार आज़ाद जी का जो परिवार है बुला करके मिलते हैं, एक बार, देते कुछ नहीं। ठीक है, अगर आप शहीदों को सम्मान दे रहे हैं तो हमें चाहिए भी क्या? देश के हर उस पहलू की जो जानकारी रखता हो, जो 14-14 घंटे काम करता हो, सुबह 5 बजे उठ के रात 12 बजे तक, जिसको ये ना पता हो मेरा बेटा कौन है, मेरी माँ कौन है ना, मेरा परिवार कौन है। उसके पास किसी ऐसे व्यक्ति का भी फ़ोन नहीं आता कि मेरा ये काम करवा दो। सिर्फ और सिर्फ देश, देश और देश। मैं ऐसे संगठन को चाहता हूँ, अगर संगठन की बात करें तो उस संगठन की मीटिंग जहाँ चल रही होती है, आपको बाहर से ही पता चल जाएगा कि हाँ ये फला संगठन की मीटिंग है, उनके चप्पलें ही देखकर। मैं ऐसे लोग को नहीं चाहता हूँ कि जिसके पास हमारे लिए कभी समय ही नहीं था। हमने, आपको मैं बताऊँ, अभी लक्ष्य आज़ाद जो हमारा चल रहा है, चंद्रशेखर आज़ाद जी की प्रतिमा, इसके लिए प्रदेश, उत्तर प्रदेश की पहले की सरकारों से भी हमने मिलने का प्रयास किया। मिलना तो छोड़िए, उन्होंने ये भी नहीं बताया कि हम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। उन्होंने रिवर्ट जवाब भी नहीं दिया। मतलब एक होता है ना, बता दें क्या होगा, वो भी नहीं कि हम मतलब मिलना चाहते हैं कि नहीं मिलना चाहते हैं, फाला देना ना, कोई मतलब नहीं। आज हम कुछ कहते हैं या शहीद की बात करते हैं, कम से कम रिवर्ट तो आता है, जवाब तो मिलता है। और हमें प्रतिमा का काम अगर शुरू कर पाएँ तो प्रदेश की जो सरकार है, वो जो हमें ज़मीन परमिशन दी है सिर्फ लगाने की, उस वजह से। पहले परमिशन देना तो छोड़ा, आपने सुनता ही नहीं था कोई। क्या करोगे आप? तो कम से कम ऐसी सरकार होनी चाहिए जो हमारे कम से कम देश का मान बढ़ाए। सरकार ऐसी होनी चाहिए हमारे शहीदों का मान बढ़ाए और प्रत्येक व्यक्ति को समान दृष्टि से देखे। यही तो हमारे शहीदों का सपना था। भगत सिंह का क्या सपना था कि कल को ऐसा ना हो जाए कि देश आज़ाद होने के, भगत सिंह जी और चंद्रशेखर आज़ाद जी इतना शार्प माइंड थे। आज अब भगत सिंह जी की डायरी आती है, उनके पोत्र यादवेंद्र जी, संधू जी, उनके पास है। उस डायरी को अगर आप पढ़ लें एक बार तो आप यही कहेंगे कि क्या भगत सिंह क्या सोच रखते थे। एक 23 साल का युवा ऐसी डायरी लिख सकता है? आप मतलब ऐसी ऐसी चीज़ उसमें लिखी है। ऐसे संकल्प चंद्रशेखर आज़ाद जी ने ले, ऐसे संकल्प कैसे कोई ले सकता उस उम्र में? 23 साल के भगत सिंह जी, 24 साल के चंद्रशेखर आज़ाद जी। तो इन्होंने यही सोचा था कि जब देश आज़ाद हो जाएगा उसके बाद का क्या दृश्य होगा।
वही दृश्य आज बना हुआ है। मेरे पास तो कोई औपचारिक जिम्मेदारी नहीं, मैं फिर भी घूमता हूँ देश भर में, क्योंकि मुझे पता है एक मैं कहीं का सांसद नहीं हूँ, ना विधायक हूँ, ना पार्षद हूँ, सभासद हूँ, लेकिन मुझे पता है मेरी जिम्मेदारी क्या। वही जिम्मेदारी एक आम आदमी की भी है, वही मेरी भी है। मुझे पता है, उसको नहीं पता। एक आम आदमी आज सिर्फ अपना सफलता पता किसे मानता? आम आदमी सिर्फ मकान बन गया, अच्छी गाड़ी हो गई, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, परिवार हमारा सही से रह, मैं सफल हूँ। लेकिन उसे अपने इस देश के लिए क्या कर्तव्य है उसके बारे में उसको नहीं पता। वो कभी ये नहीं सोचता मैं क्या कर सकता हूँ देश के लिए, इसमें वो आगे नहीं बढ़ता। क्या कर्तव्य भी हमें पता है एक आम आदमी की हैसियत से। मतलब आम आदमी को क्या सोचना चाहिए, उसे ये भी सोचना चाहिए कि मैं देश के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं 5 मिनट भी देश के लिए दे रहा हूँ क्या। ये मतलब हर एक व्यक्ति को सोचना चाहिए। और यदि इसी तरह की सरकार भी हो तो बहुत अच्छा है। मैं ये नहीं कहता किसको कौन क्या वोट करे, मेरी निगाह में सरकार ऐसी होनी चाहिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए हमारे आज इस जी। पॉडकास्ट में। और बाकी अपनी ऑडियंस से भी मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि एचआरए संगठन और जो हमारा ये फाउंडेशन है जिसमें प्रतिमा बननी है, जिसको लक्ष्य हम लोग आज़ाद। लक्ष्य आज़ाद भी कहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ भी कंट्रीब्यूट करना हो, 1 रुपए से लेकर जो भी आपकी एक श्रद्धा है, क्यूआर कोड में नीचे अटैच कर रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। लक्ष्य आज़ाद का जितने भी मेरे पास फेसबुक के लिंक्स हैं वो सब मैं अपलोड कर रहा हूँ। आपको लगे या आपका जो दिल गवारा करे आप वो कर सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये पॉडकास्ट सुना।